वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना। ये योजना जो है ये मतलब एक गांव को बहुत अच्छा बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए ये योजना है। और इस योजना के अंतर्गत और भी कई शामिल योजनाएं हैं जो कि इसमें हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम, IWMP जिसको कहते हैं, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम। तो वाटरशेड किसको कहते हैं ये भी हम जानेंगे। तो ये दोनों टॉपिक को जो ये वाटरशेड वाला टॉपिक है ये तो पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो फर्स्ट है मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम MCQ भी देखेंगे, हिंदी के MCQ जो कि मैं लेके आ रही हूँ, और मनरेगा का कंप्लीट करेंगे, और NRLM का भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक टॉपिक आपका अच्छे से तैयार होता जाए, ताकि आप लोग जो भी क्वेश्चंस आए उस टॉपिक से तो अच्छे से उस चीज़ों को अटेम्प्ट करके आ सकें। तो आप लोग भी मेरा साथ बनाए रखें, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये चीज़ें देखें और उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो अब सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना। क्या देखने वाले हैं? मुख्यमंत्री समग्र। तो यहाँ से समझ ही आ रहा है, मुख्यमंत्री लिखा हुआ है मतलब ये राज्य शासन का योजना होगा। समग्र ग्रामीण मतलब पूरे ग्रामीण का विकास करने के लिए ये जो योजना है ये बनाई गई है। कोई भी योजना जो है उसके नाम से सबसे पहले समझ आती है। तो मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना जो है ये किसके लिए है? ग्रामीण का विकास करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए, पूरे गांव का विकास करने के लिए ये एक राज्य शासन मतलब मुख्यमंत्री की योजना है। ठीक है, अब ये प्रारंभ कब हुआ? ये स्टार्ट हुआ 2014-15 में। 2014-15 में ये प्रारंभ हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 2014-15 में ये स्टार्ट हुआ। शामिल योजना इसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना शामिल है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना। अब देखो, गांव बनेगा तो उसमें निर्माण का काम तो चलेगा ही, तो छत्तीसगढ़ निर्माण कार्य जो है ये ग्रामीण निर्माण योजना शामिल है। उत्कर्ष योजना जो है शामिल है। ग्राम विकास, ग्राम का विकास तो होगा ही, ये भी होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना को शामिल कर समग्र ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो इसमें 4 तरीके की योजनाएं जो हैं शामिल है। कौन कौन सी? ग्राम उत्कर्ष, मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण। अब गांव का विकास करना है तो निर्माण करना होगा, इसको कैसे याद करना है ये तरीका मैं बता रही हूँ। अब गांव का विकास करना है, पूरे गांव का विकास कैसे होगा? जब वहाँ पे निर्माण का कार्यक्रम होगा, काम होगा, तब ग्राम विकास योजना जो है यहाँ पे मतलब गांव का विकास होगा। और फिर छत्तीसगढ़ जो है इसको गौरव होगा। कैसे गौरव होगा? जब गाँवों का विकास होगा, कहीं ना कहीं इसी से ही तो डेवलपमेंट होगा। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ योजना को शामिल कर मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास मतलब जो भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में योजना चलाई जा रही है उसको शामिल करके छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, गांव क्षेत्र आते हैं, ठीक है, गांव वाले क्षेत्र हैं, उसमें हर जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि नाली होना चाहिए, दुकान होना चाहिए, आंगनबाड़ी होना चाहिए, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत का भवन होना चाहिए, पुल या फिर पुलिया जो भी लगता है वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो गांव जो है एक उसको मूलभूत सुविधा जो कि यहाँ पे होनी चाहिए, ये मेन इस योजना का उद्देश्य है। तभी ग्रामीण का विकास जो है, गांव का समग्र विकास होगा। ठीक है, स्थानीय आवश्यकताओं के अधोसंरचना मतलब जो भी स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करके, इंफ्रास्ट्रक्चर तो समझ आता ही होगा, जैसे घर बनाते हैं तो उसका हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करके कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो भी कार्य करना है उसके लिए कार्य स्वीकृत किया जाता है। अब ये एक राज्य शासन द्वारा चलाई गई योजना है। ठीक है, राज्य द्वारा जो है 100% उपलब्ध कराई जाएगी, राज्य शासन द्वारा ये पूरी तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे क्या होता है कि जिला पंचायत द्वारा राशि जो है, जो भी राशि यहाँ पे मिलना है, अगर गांव का विकास होना है सपोज, अब उस गांव का विकास करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा? मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा, जिला पंचायत जो भी राशि होगी वो किसको देगी? ग्राम पंचायत को देगी, और यही ग्राम पंचायत जो है इस राशि का व्यय
करेगा, मतलब इसको बांटने का काम कौन करेगा, ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि समग्र ग्रामीण विकास कैसे होगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, तो दुकान होनी चाहिए, आंगनबाड़ी होना चाहिए, काजी हाउस, भवन निर्माण, मिनी स्टेडियम, नाली निर्माण, ई पंचायत संबंधी व्यय, तालाब सौंदर्यीकरण, पुल पुलिया होना चाहिए, क्या बोल रही हूँ यार, गली कंक्रीटीकरण होना चाहिए, ग्राम पंचायत भवन निर्माण होना चाहिए, चौक सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से होने से क्या होगा कि वो उस गांव का पूरे तरीके से जो है समग्र ग्रामीण विकास योजना जो है इसी से बनेगा। ठीक है। अब स्वीकृति कौन देता है, तो स्वीकृति जो है किससे ली जाती है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा दी जाएगी। ठीक है। ग्राम पंचायत भले ही पैसा यहाँ पे बांटेगा, लेकिन ग्राम पंचायत ये चीज़ है कि स्वीकृति नहीं देगा, तो स्वीकृति कौन देगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मतलब जिला पंचायत, सीधा सीधा याद रख सकते हैं। तो जिला पंचायत यहाँ पे स्वीकृति देगा। अब राशि की स्वीकृति राशि जो यहाँ पे मिलती है, स्वीकृत राशि जो है कितनी मिलती है, तो एक वर्ष में अगर एक गांव को जो है एक ग्राम पंचायत को क्या है, एक गांव को नहीं, एक ग्राम पंचायत को 20 लाख तक के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत किया जाएगा। मतलब एक गांव है उसको 20 लाख तक के दिया जाएगा और उस 20 लाख तक के निर्माण कार्य वहाँ पे स्वीकृत किए जाएंगे। अगर वो सांसद आदर्श ग्राम है, मतलब सांसद आदर्श हमने इससे पहले पढ़ा है, मतलब किसी सांसद ने उस गांव को गोद लिया है तो उसके लिए 50 लाख दिया जाएगा। विधायक ने किसी गांव को गोद लिया है मतलब, तो उसके लिए 50 लाख तक के निर्माण कार्य के लिए यहाँ पे राशि जो है दी जाएगी। पंचायत को मिलने वाली राशि को बढ़ाने या कम करने का अधिकार जो है मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री के पास है। तो जो भी यहाँ पे क्या होगा, पंचायत को राशि मिलेगा, उसको बढ़ाना या कम करना सिर्फ मुख्यमंत्री या फिर विभागीय मंत्री, जो उस विभाग का मंत्री होगा, उसी के हाथ में होता है। सुविधा केंद्र, एकीकृत सुविधा केंद्र शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजना के इस एक ही स्थान से क्रियान्वयन करना। तो यहाँ पे ये जो योजना है ये समाप्त होता है। ये बहुत ही इजी सा योजना था, इसमें क्या था, कुछ नहीं था। फिर से एक बार समराइज़ कर लेते हैं। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, तो इस योजना का नाम पढ़ने से ही समझ आ रहा है कि ये एक मुख्यमंत्री मतलब राज्य शासन की योजना है और ग्रामीण का विकास करना है, मतलब पूरे गाँव का विकास करना है। तो एक गाँव का विकास कैसे होगा, जब वहाँ पे आंगनबाड़ी होगा, फिर वहाँ पे पुलिया का निर्माण होगा, गली जो होगा ये कॉन्क्रीटीकरण होगा, आंगनबाड़ी होगा और मिनी स्टेडियम वहाँ पे छोटा सा होना चाहिए और ग्राम पंचायत का भवन होना चाहिए, तालाब वहाँ पे अगर है तो तालाब का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, ग्रामीण विकास जो है ये अच्छे से पूरे तरीके से होगा, मूलभूत इसी से होगा। अब ये चालू हुआ था 2014-15 में। इसमें कुछ योजनाएं शामिल थी, जैसे कि गांव को अब विकास करना है तो गांव का तो निर्माण करना पड़ेगा, गांव का विकास करना पड़ेगा, फिर इससे छत्तीसगढ़ गौरव करेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ को गौरव होगा क्योंकि विकास होगा। ऐसा आप याद रखने का तरीका बता रही हूँ। उत्कर्ष योजना भी इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ योजना जो भी है उसको शामिल कर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य वही है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो भी मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, जहाँ पे इसके कार्य में बताया गया है कि क्या क्या वहाँ पे होनी चाहिए, तो मूलभूत सुविधा तो वहाँ पे होनी ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो रोड है वो कॉन्क्रीटीकरण कम से कम हो, छोटा सा स्टेडियम हो, एटलीस्ट ग्राम पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी तो होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से। ठीक है, वित्तीय स्रोत जो है ये 100% तो राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। इसका आवंटन कौन करता है, मतलब बांटता कौन है, तो ये ग्राम पंचायत जो है ये बांटता है, लेकिन ये राशि कौन देता है, तो जिला पंचायत द्वारा दिया जाता है। तो ये बस था। ठीक है, और राशि की स्वीकृति वही थी कि ग्राम पंचायत एक वर्ष में अगर एक ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट कराना है तो कम से कम 20 लाख तक के निर्माण कार्य के लिए यहाँ पे पैसा मिल सकता है। लेकिन वहीं सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत और विधायक आदर्श ग्राम योजना जो है उसके लिए अगर चाहिए, किसी सांसद ने कोई गाँव को गोद लिया है तो उसके लिए, या फिर विधायक ने कोई गाँव गोद लिया है तो उसके लिए 50 लाख तक के यहाँ पे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पे वित्तीय सहायता दी जा सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट था। तो इसको अगर आपने समझ लिया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम। क्या, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब ये वाटरशेड क्या होता है ये आप कहेंगे, तो वाटरशेड कुछ नहीं होता, जैसे कि एक सेकंड बताती हूँ।
वाटरशेड कुछ नहीं होता। वाटरशेड का मतलब है जैसे कि बारिश होती है, ठीक है, ये सपोज़ एक बादल है, एक बादल नहीं बादल है, और ये माउंटेन्स के ऊपर गिरता है, ठीक है, ये माउंटेन्स हो गया, ये माउंटेन्स के ऊपर गिरता है, पहाड़ के ऊपर। तो इस जब ये पानी, जब ये जल है, जो ये वर्षा हो रही है, ये जब पहाड़ के ऊपर गिरता है तो ये कई अलग अलग रास्तों से आके एक बड़े से जगह पे ये जाके मिलता है। तो ये जो छोटे छोटे रास्ते हैं, ये जहाँ से निकल के आ रहा है, मतलब एक ही जगह से तो ये नहीं आएगा, छोटे छोटे अपने रास्ते बना लेते हैं जिसको कि हम नाला कहते हैं। तो उस नाले के थ्रू वो जाके एक बड़े से एरिया में वो जाके या तो समुद्र में मिल जाता है या तो तालाब में मिल जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे जाके ये मिल जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वाटरशेड कह देते हैं। तो इस वर्षा के पानी का बचाव करना ही एक तरीके से मैनेजमेंट होता है, तो वाटरशेड मैनेजमेंट इसी को कहा जाता है, ठीक है। वाटरशेड किसको कहते हैं, जो वर्षा का पानी होता है उसको कैसे, एक सेकेंड यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है। वाटरशेड का मतलब वही है कि वर्षा का जो भी पानी है, जो बारिश हो रहा है, उस पानी का बचाव करना, ताकि उसकी और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि और भी चीज़ों में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ये प्रारंभ कब हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2008 को। कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2008 को ये स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2009-10 में किया गया। तो ये स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल 2008 को, और वित्तीय वर्ष 2009-10 में इसका क्रियान्वयन, इस पे क्रियान्वयन कार्य करना चालू किया गया। इसमें पूर्ववर्ती कार्यक्रम जो है, और भी कौन कौन से यहाँ पे कार्यक्रम जो है इसके साथ चलाए गए थे। तो इससे पहले, मतलब पूर्ववर्ती कार्यक्रम, इससे पहले और कौन कौन से कार्यक्रम जो है चलाए गए थे, ठीक है। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो ये सारी जो पूर्ववर्ती कार्यक्रम हैं जो कि चलाई गई थी, ये जो उपरोक्त तीनों कार्यक्रम हैं, ये किसके द्वारा चलाई गई थी, हनुमंत राव कमेटी के द्वारा चलाई गई थी। और फिर इसी को एक साथ मिला के क्या कर दिया गया, वाटरशेड कार्यक्रम जो है एक साथ मिला के ये चालू कर दिया गया। कब से, 26 फरवरी 2009 को सरकार द्वारा अनुमोदन आदेश जारी किया गया, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 2008 को, और इस पे क्रियान्वयन करना, मतलब काम करना स्टार्ट किया गया था वित्तीय वर्ष 2009-10 पे। अब इससे पहले भी और भी कार्यक्रम जो है चलाई जा रही थी इसी से रिलेटेड, जैसे कि सूखा प्रवण, मतलब जो भी सूखा पड़ जाता है उसके लिए कार्यक्रम चलाया गया था, मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया था, और समेकित बंजर भूमि का विकास करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था। तो ये जो तीनों कार्यक्रम है इसको एक साथ मिला दिया गया, और फिर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है चालू किया गया। किसके उससे चालू किया गया, किसकी सहायता से, तो हनुमंत राव कमेटी के अनुशंसा पर ये जो है, ये सारी प्रोग्राम्स को एक साथ मिलाया गया, समेकित किया गया, और इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया 26 फरवरी 2009 से। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या है। इसमें वाटरशेड प्रबंध पहलों के माध्यम से मिट्टी, वनस्पतिक आवरण और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन रोकने एवं इनका संरक्षण व विकास करके पारिस्थितिक संतुलन को पुनः बहाल करने की परिकल्पना की गई है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे लाइन का ये मतलब है कि जैसे कि जो बारिश का पानी है उसको हम लोग कहीं एक जगह डिपॉजिट करके रख रहे हैं, ठीक है। तो इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम पेड़ पौधे लगाने में यूज़ कर सकते हैं, ये मिट्टी के लिए भी अच्छा हो सकता है। और जैसे कोई भी, जैसे कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे पानी यूज़ हो रहा है, तो जैसे सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पानी का एक्स्ट्रा यूज़ होने से हम इससे रोक सकते हैं, और कहीं ना कहीं पानी का हम इससे संरक्षण कर सकते हैं, और ये विकास में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि अगर हम पानी कहीं पे अगर डिपॉजिट करके अगर उस पानी को संरक्षण करके रख रहे हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे मिट्टी के लिए, उसको मिट्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि क्या होता है कि आज के टाइम पे अब ऐसा हो रहा है कि वाटर लेवल जो है बहुत डाउन जाता जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि अब जगह जगह पे पहले क्या होता था, मैक्सिमम जगह पे कच्ची सड़क होती थी। तो कच्ची सड़क मिट्टी वाली सड़क होती थी, तो उसमें क्या होता था, जब भी वर्षा होती थी तो वो पानी एब्जॉर्ब करके रखता था। तो पानी एब्जॉर्ब करके रखता था तो ज़्यादा यहाँ पे क्या नहीं होता था, वाटर लेवल डाउन नहीं जाता था। गर्मी के टाइम पे वो मेंटेन हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि अब सारे जगह कॉन्क्रीटीकरण हो रहा है, कॉन्क्रीट किया जा रहा है रोड। तो उससे क्या हो रहा है, डामर का लेयर हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। अब यहाँ पे वाटर तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो मिट्टी है ही नहीं। तो ये जो है, इसीलिए ये वाटर शेड प्रोग्राम चलाया गया था, ताकि जो जैसे कि जगह बनाया गया है उसमें अगर जैसे कि किसी झील में पानी जाता है, किसी समुद्र में पानी जाता है, किसी तालाब में पानी जाता है, इसके माध्यम से वर्षा के पानी से, तो वो कहीं ना कहीं वो पानी का हम यूज़ कर सकें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने के लिए, या फिर जैसे कि सिंचाई के लिए, कोई भी चीज़ों के लिए यहाँ पे। और फिर ज़्यादा पानी का यूज़ इससे हम करके जो है एक्स्ट्रा पानी, जैसे कि गर्मी के टाइम पे तकलीफ़ होता है, उससे हमको कहीं ना कहीं ये चीज़ें लाभ हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसी से रिलेटेड है, ऐसा ये कार्यक्रम है, ऐसा ये योजना है। ठीक है। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग वर्ष 2009-10 से एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम चला रहा है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2027 तक 55 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि को कवर करना है। तो यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि इसके द्वारा कहा गया है कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2027 तक, ईयर 2027 तक क्या किया जाएगा, $55 मिलियन हेक्टेयर 55 मिलियन हेक्टेयर जो है यहाँ पे सिंचित भूमि को कवर किया जाएगा। कितना सिंचित भूमि को कवर किया जाएगा, कितना, 55 मिलियन हेक्टेयर भूमि को। ठीक है। तो यहाँ पे एजेंडा भी रखा गया है कि 2027 ईयर तक 55 मिलियन हेक्टेयर वर्षा जो है, मतलब जो कि वर्षा का पानी है, इसको एक तरीके से कहीं ना कहीं डिपॉजिट करके रखा जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। और ये जो IWMP है, ये जो है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये चाइना के बाद जो हमारे यहाँ पे चल रहा है, ये दूसरा सबसे बड़ा वाटरशेड कार्यक्रम है। ठीक है। अब इसका महत्व क्या है कि इसका महत्व ये है कि जैसे कि जो भी क्या होता है कि जब बारिश होती है, महत्व के बारे में देख रहे हैं, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देख रहे हैं। तो जैसे कि बारिश होती है, तो बारिश होने पे क्या होता है कि जो सॉइल है वो धुल जाता है, मृदा तो उसी को कहते हैं ना। तो सॉइल जो है ये धुल के कहीं और पानी में जाके बह जाता है, या फिर ऐसे आप कह सकते हैं। तो इसका महत्व क्या है, अगर इस पानी का यूज़ करना चाहें तो मृदा अपवाह की रोकथाम हम कर सकते हैं। भूजल तालिका, वर्षा जल संचयन, मतलब वर्षा के जल को संचय करके रख सकते हैं। एक से कई बार फसल लगा सकते हैं, मतलब ऐसा क्या होता है कि जैसे हम हमेशा बारिश के आने का वेट करते हैं, अब बारिश आएगा तभी हम फसल लगाएंगे। लेकिन अगर हम वर्षा के जल को संचय करके रखते हैं, डिपॉजिट करके या एकीकृत करके या फिर मैनेजमेंट करके रखते हैं, तो इससे हम कई बार फसल लगा सकते हैं, जिससे कि आपको आजीविका भी प्राप्त होगा, मतलब आपका लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे इससे चेंज हो सकता है। विविध कृषि आधारित गतिविधियों को सक्षम बनाता है। ये सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंस में आ जाती है। ठीक है। अब वर्ष 2015 में क्या किया गया था, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को ऑन फॉर्म जल प्रबंधन योजना और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY में शामिल किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट पॉइंट याद रखना ज़रूरी है। देखिए, वर्ष 2017 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, ADO का, यहाँ से क्वेश्चन आया था। वर्ष 2012 में भी हुआ था, इसमें भी क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो हो सकता है इस ईयर भी क्वेश्चन आए, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो वर्ष 2015 में क्या हुआ था, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ये कहने का मतलब है। तो ऑन फॉर्म जल प्रबंधन योजना और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ इसको शामिल किया गया था। ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं क्या है, परियोजना का औसत आकार लगभग 5000 हेक्टेयर है।
तो ये जो परियोजना है इसका औसत आकार कितना है, लगभग 5,000 हेक्टेयर है। मैदानी क्षेत्र में मानदंडों को 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 12,000 किया गया है। तो मैदानी क्षेत्र में 6,000 से 12,000 कर दिया गया, एक्स्ट्रा 6,000 बढ़ा दिया गया है। और वहीं पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाए तो इसको 15,000 कर दिया गया है। अब यहाँ पे केंद्र और राज्य जो है कैसे देते हैं ये जो वित्त पोषण है, मतलब यहाँ पे आय कह रही हूँ, वित्त पोषण आर्थिक सहायता कैसे करते हैं, तो 90-10 के रेशियो में यहाँ पे ये हेल्प करते हैं। 5 किस्तों की बजाय इसको 3 किस्तों में, पहले 5 किस्तों में दिया जाता था, 5 किस्तों की बजाय इसको 3 किस्तों में केंद्रीय सहायता की रिलीज़ की जाती है। परियोजना अवधि 4 से 7 वर्ष कर दी गई है। 3 चरणों में समापन होगी इसकी। तो 3 चरणों में इसका समापन होता है, लेकिन ये कितने वर्ष तक चलता है, 4 से 7 वर्ष तक ये चल सकता है। प्रारंभिक चरण 1 से 2 वर्ष होता है, वाटरशेड कार्य चरण जो है 2 से 3 वर्ष, और समेकन व निर्वर्तन जो कि 1 से 2 वर्ष, मतलब ये हो सकता है कि 4 से 7 वर्ष तक चल सकता है। 4 से 7 वर्ष तक ये परियोजना जो है चल सकता है। 5 किस्तों की बजाय 3 किस्तों में भी केंद्रीय सहायता की रिलीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे केंद्र और राज्य जो है यहाँ पे आर्थिक सहायता करते हैं 90-10 के रेशियो में। मैदानी क्षेत्र में ये 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। और वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, इंटीग्रेटेड एरिया की बात करें, तो यहाँ पे 15,000 कर दिया गया है। तो ये हो गया इसकी विशेषताएँ की बात। अब यहाँ पे हम देखेंगे वाटरशेड परियोजनाओं के चयन हेतु मानदंड। ये वाटरशेड परियोजना को चुना क्यों गया है, इसमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या लाभ मिलेगा। तो ये जहाँ पे पेयजल की अत्यधिक कमी हो, जहाँ पे कमी हो पेयजल की, पीने वाले पानी की, तो ये वाटरशेड परियोजना से उससे हेल्प हो सकता है। भूजल संसाधनों का, जहाँ पे भूमि का जो जल है उसका बहुत ज़्यादा दोहन किया जा रहा है, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल तक यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, हर घर में बोर कर लिया जा रहा है। तो वहाँ पे कम से कम ये चीज़ें कर सकते हैं जिससे वाटर लेवल मेंटेन रहे। बंजर भूमि की जहाँ अधिकता हो, मतलब जहाँ पे ड्रॉट एरिया हो, सूखा अकाल एरिया हो, वहाँ पे ऐसा हेल्प हो सकता है। पहले ही विकसित सुधार किए जा चुके किसी अन्य वाटरशेड के साथ निकटता हो। वाटरशेड परियोजना के तहत सृजित की गई परिसंपत्तियों के संचालन व रख रखाव हेतु ग्रामीण समुदाय को सहमति होना। जहां अनुसूचित जाति जनजाति मतलब SC/ST का अनुपात ज़्यादा हो, वहाँ पे ये परियोजना जो है इसका चयन किया जाता है। ऐसे क्षेत्र जो सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत शामिल नहीं हो, मतलब जहाँ पे सुनिश्चित सिंचाई ना हो वहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे उत्पादकता, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा है सिर्फ पानी के कारण, तो ये वाटरशेड यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ और भी, जैसे कि इसी के अंदर परियोजना जो है, जैसे कि हरियाली परियोजना इसको कह सकते हैं, नीरू मीरू, और तमिलनाडु ने घरों में जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। तो तमिलनाडु में देखना कि आप वाटर रूफ जो रूफ टॉप में होता है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ये चीज़ें की जाती हैं। जो वर्षा का पानी है उसका संचय किया जाता है ताकि वो और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हरियाली के अंदर क्या कहा गया है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक वाटरशेड विकास परियोजना है। हरियाली जो है ये एक केंद्र शासित परियोजना है, ठीक है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादियों को पीने का पानी जो नहीं मिल रहा है उसमें हेल्प हो सके, सिंचाई में, मत्स्य पालन में, वनीकरण के लिए मतलब जो भी पेड़ पौधे लगाने के लिए जल के संरक्षण में सक्षम बनाना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे और भी यहाँ पे कार्यक्रम जो है ये चलाया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे। इसके आगे का हम देखेंगे जिसमें वाटरशेड परियोजनाओं का जो कि संस्थागत व्यवस्थाएं और भी इसमें क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज तक बस इस वीडियो में यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर उसके आगे हम MCQ देखते हैं। तो अब हम मनरेगा का MCQ देखेंगे और इसके बाद इसी में NRLM का भी क्वेश्चन है, NRLM का भी क्वेश्चन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का भी क्वेश्चन है, और साथ ही हिंदी के भी 20 क्वेश्चन हैं। तो हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्थान आरक्षित है? तो आपने ऐसा पढ़ा क्या कि जहाँ पे स्थान आरक्षित किया गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत? तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे स्थान आरक्षित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे कोई स्थान आरक्षित नहीं किया गया है। उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको काम दिया जाएगा, ये चीज़ें हैं, लेकिन आरक्षित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों को कार्य दिया जाना अनिवार्य है? तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई यहाँ पे रिजर्वेशन उनके लिए नहीं रखा गया है। तो उनकी क्षमता और वह अर्हता के अनुसार उनको काम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नया काम प्रारंभ करने हेतु कितने व्यक्तियों को आवेदन देना होगा? तो कितने व्यक्तियों को यहाँ पे आवेदन देना होगा कोई भी नया काम प्रारंभ करने हेतु? तो 10 परिवारों को यहाँ पे आवेदन देना होगा। मस्टर रोल का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो मस्टर रोल का निर्माण कहाँ किया जाता है? कार्यस्थल में, ग्राम पंचायत भवन में, डाकघर में, जनपद पंचायत भवन में। तो मस्टर रोल का निर्माण जो है ये कार्यस्थल में किया जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के 1 अप्रैल 2008 से क्रियान्वयन कब से? 1 अप्रैल 2008 से। किसका? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के जो है ये 1 अप्रैल 2008 से क्रियान्वयन के पश्चात कितने जिलों में योजना लागू हुई है? तो ये कितने जिलों में? समस्त जिलों में ये योजना लागू हुई है। नेक्स्ट है, अब ये NRLM से, अरे यार ये इसमें मेरा टंग जो है बहुत ट्विस्ट होता है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ये जो है NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड के संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है इसके भारत सरकार की योजना है। तो ये भारत सरकार की योजना है, तो ये इसमें क्या शामिल है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सुपोषण कार्यक्रम, सामाजिक जो है एकरूपता कार्यक्रम, या फिर साक्षरता। तो ये क्या हो जाएगा? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। नेक्स्ट है, NRLM योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो NRLM योजना की शुरुआत जो है ये हुई थी 3 जून 2011 को, 3 जून 2011 को। नेक्स्ट है, NRLM योजना की शुरुआत कौन से राज्य से हुई थी? तो NRLM योजना की शुरुआत जो है ये राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। NRLM योजना के संचालन के नोडल मंत्रालय कौन है? तो यहाँ पे NRLM जो योजना है इसके संचालन के नोडल मंत्रालय कौन है? तो यहाँ पे नोडल मंत्रालय जो हो जाएगा ये ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है ये होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम कौन से वर्ष में परिवर्तित किया गया? तो इसका नाम जो है ये चेंज किया गया है NRLM का दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना, ऐसा करके इसको नाम चेंज किया गया। तो ये कौन से वर्ष में इसका परिवर्तन किया गया? तो ये 29 मार्च 2016 को किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना में। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल है ग्रामीण गरीब परिवार को आय का साधन उपलब्ध कराना, बैंक ऋण और अन्य वित्तीय तकनीकी और विपणन सेवाओं हेतु तैयार करना, लाभकारी और टिकाऊ आजीविका के साधन उपलब्ध करना है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार से कम एक महिला को स्व सहायता समूह से जोड़ना। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, NRLM के तहत लाभार्थी होंगे। तो लाभार्थी यहाँ पे ग्रामीण गरीब परिवार भी होगा और महिला स्व सहायता समूह भी होगा। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में NRLM के लिए कितने का वित्तीय प्रावधान किया गया है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में NRLM के लिए कितने का जो है वित्तीय प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे कितने का किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 29,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारा हिंदी का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब 10 क्वेश्चन हमने कल देख लिया था, आज उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो व्यायाम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो व्यायाम शब्द का सही संधि विच्छेद ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक यण संधि है। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा विधन आयाम। ठीक है, विधन आयाम। नेक्स्ट है, परोपकार में किस संधि का प्रयोग है? तो परोपकार में जो संधि का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे ओ लेटर दिख रहा होगा आपको, तो ये गुण संधि है। गुण संधि में ही ओ ए जो है ये दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ए दिखाई देगा, ए और ओ दिखाई देगा, ओ दिखाई देगा और ए दिखाई देगा।
नेक्स्ट है संहारक शब्द का संधि विच्छेद है। संहारक शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा समधन हारक हो जाएगा, समधन हारक। ठीक है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भ्रष्ट धन आचार, इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रष्ट धन आचार। नेक्स्ट है अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आया है आधे वर्ण के बाद, आधे वर्ण के बाद क्या आया है, यह आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यड़ संधि। कल मैंने रूल भी बताया था थोड़ा बहुत। यड़ संधि का उदाहरण क्या है, यहाँ पे मैं पूरा हिंदी नहीं पढ़ा रही हूँ यार, इससे काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो और कहीं ना कहीं ये पढ़ने में इंटरेस्टेड भी नहीं लगेगा। मैं बस इसका एमसीक्यू लेके आ रही हूँ, बाकी आपको देखना होगा तो वो बहुत सारे आपके पास सोर्स हैं यूट्यूब में, आप देख सकते हैं, मुझसे अच्छे पढ़ाने वाले भी यहाँ पे हैं, तो आप देख सकते हैं। बाकी ये एमसीक्यू आप अटेंड कर सकते हैं मेरे से। नेक्स्ट है यड़ संधि का उदाहरण क्या है, तो यड़ संधि का उदाहरण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मतेक या अत्युत्तम या फिर शयन या फिर तन्मय, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अत्युत्तम। ठीक है, अति धन उत्तम इसका हो जाएगा विच्छेद अगर करेंगे तो। नेक्स्ट है लोकोन्मुख शब्द में कौन सी संधि है, तो लोकोन्मुख में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है गुण संधि, क्योंकि यहाँ पे क्या है ओ की मात्रा है। नेक्स्ट है किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, तो किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वाक धन ईश्वर, वाक धन ईश्वर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है क्या हुआ है, इसमें जो है व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। व्यंजन संधि में क्या होता है, किसी भी व्यंजन के बाद कोई अगर स्वर आ जाए तो वे उसको व्यंजन संधि कहते हैं। नेक्स्ट है संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए, मतलब यहाँ पे कौन सा जो है ये अलग है, तो इसको अगर आप देखना है तो अब इसमें कौन सा होगा, फणीधन इंद्र फणींद्र, सुधीधन इंद्र सुधींद्र, अभिधन इष्ट अभीष्ट, रजनी धन रजनीश, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सुधीधन इंद्र। ठीक। नेक्स्ट है परमेश्वर, परमेश्वर शब्द में कौन सी संधि है, तो परमेश्वर शब्द में इसको अगर अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, परम धन ईश्वर हो जाएगा, तो इसमें सही संधि क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का संधि कौन सा है, तो यहाँ पे ऋक धन वेद, रि धन वेद, ऋग धन वेद, ऋग्वेद, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऋक धन वेद हो जाएगा। नेक्स्ट है तद्धति का सही संधि विच्छेद क्या है, तो तद्धति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तत् धन क्या हो जाएगा, इसका सही संधि विच्छेद तत् धन हित हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है उद्विग्न का सही संधि विच्छेद क्या है, तो उद्विग्न का सही संधि विच्छेद जो है ये उत धन विघ्न हो जाएगा, तो उत धन विघ्न जो है इसका सही संधि विच्छेद जो है यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है, वृद्धि संधि का उदाहरण यहाँ पे देखें तो महाधन ईश्वर, पौधन इत्र, महाधन उत्सुक्य, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पौधन इत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अव आव आए आए ये जो है ये वृद्धि संधि का है। ठीक है। नेक्स्ट है किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है, तो किस विकल्प में यहाँ पे गलत जो है इसको बताना है। ऊपरी धन उक्त, तो उपयुक्त, पुत्र धन ऐषणा, पुत्रैषणा, सर्वधन ईक्षण सर्वेक्षण, आशा धन अतीत, आशातीत, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे गलत कौन सा है इसको सही करना है, उसको टिक करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुत्र धन ऐषणा। नेक्स्ट है इनमें से किस विकल्प में सही संधि है, तो किस विकल्प में सही संधि है, तो यहाँ पे दो सही हो सकता है, एक तो तथेव भी सही हो सकता है और एक जो है ये सदमति भी सही हो सकता है। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सी संधि सही है, तो दिग्धन मंडल दिग्मंडल, स्वीधन उचित स्त्रोचित, पितृधन इच्छा पितृच्छा, एक धन एक एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यार, यहाँ पे तथाधन एव तथेव, यहाँ पे सही संधि पूछा है ना, एक्चुअली मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदगति, इसको सही कर लीजिएगा। 26 का आंसर जो है 2 सही हो जाएगा, सदगति। ठीक है, मैंने ये वाला क्वेश्चन को समझ के ऐसा कर दिया। तो यहाँ पे दिग्धन मंडल दिग्मंडल ये जो है फर्स्ट और लास्ट दोनों सही हो सकता है, दिग्मंडल भी और एक भी। ठीक है। नेक्स्ट है 26 का आंसर सही कर लीजिएगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, और 26 का सेकेंड ऑप्शन सही होगा, 27 का फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही है। यहाँ पे निम्न में से किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो निम्न में से किस शब्द की संधि सही नहीं है यहाँ पे, तो मातृधन इच्छा मातृच्छा, न धन इति नेति, सित धन ऋतु सितंतु, या फिर दु धन अवस्था दुरावस्था,
तो यहाँ पे जो है संधि सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो है सित धन ऋतु सितंतु जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सही नहीं है। नेक्स्ट है किस शब्द की संधि विच्छेद गलत है यहाँ पे, तो किस शब्द की संधि विच्छेद यहाँ पे गलत है, तो ये राम धन ईश लिखा हुआ है, तो ये जो है इसकी संधि विच्छेद गलत है। नेक्स्ट है धन उपार्जन में संधि करने पर शब्द बनेगा, धन उपार्जन में संधि करने पर क्या बनेगा, तो ये बनेगा धनोपार्जन। ठीक है, तो आज तक हमारा यहीं पे सेशन ख़त्म होता है। अगर सेशन मज़ेदार रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छा और बताइएगा कि अगर कहीं पे कमी भी रहती है तो वो भी बता सकते हैं। कोई और भी यहाँ से हेल्प चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे। तो आज तक यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।